स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सार्गन फ्लोरेंस की थ्योरी फिनिश कर दी थी, बट उसके ना क्रिटिकल अपैरेसल रह गए थे पढ़ने। तो आज हम उसको पढ़ के एक बार पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हमने अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी पढ़ी थी ना, तो उसके भी क्रिटिकल अपैरेसल थे, यानी कि उसकी आलोचना भी थी। तो उसके कुछ जो पॉइंट्स थे, जो ड्रॉबैक्स थे, वो गलत ड्रॉबैक्स भी थे, तो हमने ये पढ़े थे। ठीक है, वैसे ही इस तरीके से हमने सार्गन फ्लोरेंस थ्योरी पढ़ी थी। और अब इसके भी हम क्या पढ़ेंगे, कुछ अपैरेसल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉइंट है, द इंडक्टिव एनालिसिस ऑफ सार्गन फ्लोरेंस प्रोवाइड अ वैल्यूएबल स्टैटिकल टेक्निक टू मेजर द डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन और डिस्पर्सल। यानी कि इंडक्टिव, ये जो सार्गन फ्लोरेंस है, इसकी क्या एक इंडक्टिव एनालिसिस है। और ये क्या प्रोवाइड, तो हमारा था ये अपैरेसल थी फ्लोरेंस थ्योरी की। यानी कि जो सार्गन फ्लोरेंस की जो थ्योरी होती है, वो एक वैल्यूएबल स्टैटिकल टेक्निक प्रोवाइड करती है। स्टैटिकल टेक्निक यानी कि हम जो है उसका औसत, उसका एवरेज, ठीक है, और उसके बहुत सारे जो क्वांटिटीज़ मेज़र कर सकते हैं उसको। ठीक है, और टू मेजर द डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन और डिस्पर्सल, यानी कि इंडस्ट्री जो कंसंट्रेट और डिस्पर्सल है उसकी डिग्री को हम मेजर कर सकते हैं, किसके थ्रू, स्टैटिकल टेक्निक के थ्रू। देन सेकंड पॉइंट यहाँ से बनता है, इट कैन बी यूज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ वेबर एंड डिडक्टिव थ्योरी। अब ये जो अल्फ्रेड वेबर की जो डिडक्टिव थ्योरी थी ना, उसकी एक्यूरेसी और उसकी वैलिडिटी को वेरीफाई करता है कौन सी थ्योरी, हमारे सार्गन फ्लोरेंस की थ्योरी। देन थर्ड पॉइंट है, इंडक्टिव एनालिसिस इज हेल्पफुल। इंडक्टिव एनालिसिस किसकी थी, हमारे सार्गन फ्लोरेंस की। इंडक्टिव एनालिसिस इज हेल्पफुल इन एम्फेरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक हाइपोथेसिस एंड रीजनल प्लानिंग। अब रीजनल की प्लानिंग करने में और इकोनॉमिक हाइपोथेसिस, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्पफुल थी हमारी सार्गन फ्लोरेंस की थ्योरी। However, Florence theory is not free from limitation, summarized as follows. बट ऑब्वियसली देखिए, हर किसी में ड्रॉबैक्स तो होते हैं थोड़े बहुत, तो वैसे ही हमारे सार्गन फ्लोरेंस की जो थ्योरी थी ये भी फ्री नहीं थी, इसकी लिमिटेशंस भी थी। तो इसकी जो पहली लिमिटेशन थी वो ये थी कि इन्होंने इग्नोर किया था लोकेशन के कॉसेस को। इनकी पहली ये पॉइंट यही बनता है कि इग्नोरेंस ऑफ कॉसेस ऑफ लोकेशन। तो इसमें लिखा हुआ है, द थ्योरी डज नॉट थ्रो एनी यूजफुल लाइट ऑन द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडस्ट्री एमंग डिफरेंट रीजन्स। इन्होंने कोई भी लाइट नहीं, मतलब कोई लाइट नहीं मारना, यानी कि मतलब इन्होंने कोई भी बात, कुछ भी इन्होंने बात करी ही नहीं। ठीक है, इन्होंने जिक्र तक नहीं किया किसका, इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग रीजन्स में। ठीक है, Therefore, it cannot serve as guide in the formulation of national policy on location of industry. अब इंडस्ट्री की जो लोकेशन होती है ना, उसकी नेशनल पॉलिसी पर ये कोई भी फॉर्मुलेशन, यानी कि कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता। ठीक है, एज अ गाइड। ठीक है, इन्होंने कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं हो पाया था, क्योंकि इन्होंने कॉजेज जो थे लोकेशन के उसको इग्नोर किया था। देन हमारा आता है, द लोकेशन फैक्टर एज सजेस्टेड बाय फ्लोरेंस टेक इनटू अकाउंट ओनली द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर रीजन। लोकेशन फैक्टर जो हमने पढ़ा था, ये जो हमने पढ़ा था लोकेशन फैक्टर, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो फ्लोरेंस ने सजेस्ट किए थे ना, नंबर ऑफ वर्कर जिनको रोजगार मिला हुआ था पर्टिकुलर रीजन में, सिर्फ इन्होंने अपने अकाउंट में वो लिए थे। नंबर ऑफ वर्कर इज नो डाउट अ सिंपल एंड कन्वीनियंट बेसिस ऑफ कंपैरिजन। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि जो नंबर ऑफ वर्कर है बहुत ही कन्वीनियंट और सिंपल बेसिस है तुलना करने का, कंपैरिजन करने का। बट इट इज़ नॉट एज करेक्ट एज द गाइड ऑफ द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज आउटपुट। बट एक करेक्ट गाइड नहीं है जो आउटपुट आता है ना हमारी इंडस्ट्री का, उसके लिए। ठीक है, हमारे डिसीजंस के लिए भी वो नहीं था, ये सही नहीं था। इन प्रैक्टिस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट रीजन। अब डिफरेंट रीजन यानी कि अलग अलग रीजन में काफ़ी मुश्किल था, ठीक है, कम करना उसको। देन हमारा आता है थर्ड, इट डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट डिफरेंस इन साइज ऑफ रीजन्स। अब हम इसको कौन से अकाउंट में नहीं ले सकते, हम रीजन के साइज़ में। ठीक है, रीजन का कितना बड़ा साइज़, कितना, अगर वो स्मॉल है, ठीक है, लार्ज पार्ट है, तो हम इसमें अकाउंट में नहीं ले सकते थे। दस द कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन इज़ नॉट अ श्योर इंडिकेटर। तो जो कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन था वो भी एक इंडिकेटर, मतलब वो भी इंडस्ट्री के लोकलाइज का एक सही वो नहीं था पैमाना, जिससे हम उसको नाप सकते थे, किसको, रीजन के साइज़ को। उसमें हम बहुत मुश्किल काम हो जाता वरना ये। ठीक है, देन फोर्थ आता है, फ्लोरेंस थ्योरी इज़ अ यूजफुल
इज़ अ यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल बट इट कैन नॉट सर्व एज इंडिपेंडेंट थ्योरी ऑफ लोकेशन। जो फ्लोरेंस की थ्योरी थी ये काफ़ी डायग्नोस्टिक टूल था, पर ये ना सर्व नहीं, वो चीज़ नहीं दे पाई, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट थ्योरी नहीं दे पाई लोकेशन के बारे में। ठीक है। देन इसमें लिखा हुआ है फॉर एन एंटरप्रेन्योर द थ्योरी हैज़ लिटिल डिटर्मिनेटिव वैल्यू। अगर एक एंटरप्रेन्योर अगर एक स्वामित्व के वैल्यू, अगर एक स्वामित्व के उससे देखें, ठीक है, नज़रिए से देखें, तो ये थोड़ी लेटर डिटर्मिनेटिव वैल्यू थी, क्योंकि इसमें ना जो कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन था और लोकेशन फैक्टर था, ये उतना मतलब वो इंडिकेटर नहीं था कि ये ठीक से बता पा रहा था हमारे बिजनेस, मतलब साइज़ के बिजनेस को, ये उतनी अच्छे से चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो एंटरप्रेन्योर के अगर उससे देखें नज़रिए से, तो उसकी बात भी सही है कि ये एक थोड़ी डिटर्मिनेटिव वैल्यू दे रहा था। तो ये थी हमारी फ्लोरेंस थ्योरी के कुछ एपरिसल, बट ये काफ़ी कंडक्टिव थ्योरी है, मतलब इंडक्टिव थ्योरी है ये। अगर कंपेयर करें अल्फ्रेड वेबर से, तो ये तो काफ़ी सही है, तो ये ज़्यादा पूछ ली जाती है एग्जाम में। आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।